там произошла у них? Это диспетчер из Припяти сказала. Взрыв на главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да, Поднимай над состав. поднимаю, начальника поднял. Так всех вечер офицерский состав, офицерский корпус поднимай. साल था 1986। सोवियत यूनियन का एक छोटा सा खूबसूरत शहर प्रिप्यात। वहाँ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, परिवार पार्क में घूम रहे थे और शहर बिल्कुल शांत था। किसी को नहीं पता था कि उसी शांत रात में इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा होने वाला है। एक ऐसा हादसा जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां खत्म हो गई और एक पूरा शहर खाली हो गया। प्रिप्यात में करीब 50,000 लोग रहते थे। नए नए फ्लैट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल सब कुछ बन रहे थे। लोगों को लगता था कि उनका भविष्य बहुत ही सुनहरा है, पर किसी को पता नहीं था कि 26 अप्रैल 1986 की रात सब कुछ बदल देगी। वो रात जब आसमान में नीली रोशनी दिखाई दी, वो रात जब धरती हिली, वो रात जब धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। चेरोनोबिल, ये नाम आज भी सुनते ही रूह कांप जाती है। ये कहानी उस हादसे की है जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपनी जान तक दे दी ताकि दुनिया बच सके। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक। सन 1970 के दशक में सोवियत यूनियन दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक था। अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों देश एक दूसरे को दिखाना चाहते थे कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इसी दौड़ में सोवियत यूनियन ने एक फैसला किया कि हमें सबसे ज्यादा बिजली चाहिए और न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पावरफुल तरीका था बिजली बनाने का। सोवियत सरकार ने सोचा हम न्यूक्लियर पावर में सबसे आगे होंगे, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि सोवियत टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है। इसी सोच के साथ यूक्रेन में चेरोनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का काम शुरू हुआ। ये प्लांट बना था प्रिप्यात नदी के पास चेरोनोबिल गांव से कुछ किलोमीटर दूर। प्लान ये था कि यहाँ 6 रिएक्टर बनेंगे और ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। हर एक रिएक्टर इतनी बिजली बना सकेगा कि लाखों घरों में रोशनी हो सके। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है, तो चलिए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, इस दुनिया में कुछ खास धातुएं होती है जैसे यूरेनियम। जब इन धातुओं को छोटे छोटे परमाणुओं में तोड़ा जाता है तो बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इससे पानी को भाप में बदला जा सकता है। फिर इसी भाप से टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि एक रिएक्टर में यूरेनियम होता है, यूरेनियम गर्मी पैदा करता है, गर्मी से भाप बनती है और भाप से टरबाइन घूमता है और टरबाइन से बिजली बनती है। लेकिन अगर रिएक्टर की गर्मी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। चेरोनोबिल प्लांट में इस्तेमाल होता था RBMK टाइप का रिएक्टर। इस रिएक्टर को सोवियत यूनियन ने खुद से डिजाइन किया था। इसमें यूरेनियम की छड़ें होती है जिन्हें फ्यूल रॉड कहते हैं। इनके बीच में ग्रेफाइट होता है जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है और पूरे सिस्टम को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। सुनने में तो ये बहुत ही साइंटिफिक और सेफ लगता है, पर सच्चाई कुछ और ही है। RBM टाइप के रिएक्टर में एक बहुत ही बड़ी कमी है। अगर कुछ गलत हो जाए तो ये रिएक्टर बेकाबू हो जाता है। सोवियत यूनियन की सरकार जानती थी, पर उन्होंने इसे दुनिया से छुपाया क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था। इस रिएक्टर की 2 बड़ी कमजोरियां थी। पहला, कम पावर पर रिएक्टर अस्थिर हो जाता था, यानी धीरे धीरे चलाने पर भी यह पल भर में गर्म होकर फट सकता था। और दूसरी कमजोरी, कंट्रोल रोड्स का डिजाइन उल्टा था। जब रोड्स नीचे जाते थे तो शुरू के कुछ सेकंड पावर को कम करने की बजाय पावर और बढ़ जाती थी। यही गलती थी जो आगे चलकर मौत की वजह बनी। अब बात करते हैं प्रिप्यात शहर। जब प्लांट बन रहा था तो सोवियत सरकार ने फैसला किया कि यहाँ काम करने वालों के लिए एक नया शहर बसाया जाए और सन 1970 में प्रिप्यात में एक नया शहर बसाया गया। ये शहर बनाया गया था सपनों के साथ। हरे भरे पार्क, आधुनिक बिल्डिंगे, यहाँ के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, खेलने के लिए मैदान। यहाँ के रहने वाले ज्यादातर लोग इंजीनियर, वैज्ञानिक, टेक्नीशियंस और उनकी फैमिली में से थे। इन लोगों को अच्छी सैलरी मिलती थी, अच्छी सुविधाएं मिलती थी। प्रिप्यात में रहना मतलब एक खुशी और समृद्ध जिंदगी का इशारा था। यहाँ के लोग सोचते थे हम किसी बड़े काम का हिस्सा है, हम सोवियत यूनियन को ताकतवर बना रहे हैं। पर किसी को नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे एक बम है जो समय के साथ चल रहा है। 25 अप्रैल 1986 उस दिन प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट होना था। ये कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक सेफ्टी टेस्ट था। ये टेस्ट असल में
मैं देखना चाहता था कि अगर प्लांट में अचानक से बिजली चली जाए तो रिएक्टर को ठंडा करने वाली मशीनें कितने समय तक चल पाएगी। ये टेस्ट असल में दोपहर को होना था, लेकिन ऊपर के अधिकारियों ने कहा अभी बिजली की ज्यादा जरूरत है, इसलिए टेस्ट रोक दो। टेस्ट को 10 घंटे के लिए टाल दिया गया। इस देरी ने 2 बड़ी समस्याएं पैदा की। पहला, रिएक्टर को बहुत लंबे समय तक अनियमित स्थिति में चलाया गया। रात की टीम जो कम अनुभवी थी उसी को टेस्ट करने के लिए दबाव दिया गया। उस रात कंट्रोल रूम में कई लोग मौजूद थे। एनाटोली खातलोव, वहाँ का डिप्टी चीफ इंजीनियर, अलेक्जेंडर अकीमो, रात की टीम का सुपरवाइजर, लियोनी, कंट्रोल पैनल संभालने वाला इंजीनियर। एनाटोली बहुत ही कठोर स्वभाव का था। वह बार बार गुस्से में आदेश दे रहा था कि टेस्ट करना ही है, चाहे जैसे करना पड़े। करीब रात की 12:30 पर यह टेस्ट शुरू किया गया। प्लान ये था कि रिएक्टर की पावर को धीरे धीरे कम किया जाए और फिर देखा जाए कि टरबाइन कितनी देर तक बिजली दे सकता है। पर जैसे ही पावर कम करना शुरू की तो रिएक्टर की पावर 1000 मेगावाट से गिरकर सिर्फ 30 मेगावाट रह गई। यह रिएक्टर के लिए सबसे खतरनाक स्थिति में से एक था। पावर बहुत कम होने पर RBM के रिएक्टर अस्थिर हो जाता है। इसे कहते हैं पॉइजनिंग। जब रिएक्शन कंट्रोल से बाहर जाने लगे, अब अकीमो और लियोनोव परेशान हो गए। उन्होंने एनाटोली खातलोव से कहा, सर, रिएक्टर अनस्टेबल हो रहा है, हमें टेस्ट रोक देना चाहिए। पर एनाटोली बहुत सख्त किस्म का इंसान था। उसने गुस्से में कहा, नहीं, टेस्ट चलेगा, तुम लोग जो मैं कहता हूँ वो करो। अकीमो और लियोनी डर गए। अगर उन्होंने सोवियत यूनियन के किसी बड़े अफसर की बात ना मानी तो उनकी नौकरियों से वो हाथ धो बैठेंगे। इसी डर के कारण उन्होंने उसकी बात मानी। उन्होंने वही किया जो एनाटोली ने उनसे करने के लिए कहा। उन्होंने कंट्रोल रोड्स को बाहर निकालना शुरू किया। ये रोड्स रिएक्शन को कंट्रोल करती थी। जितनी ज्यादा रोड्स बाहर उतना ज्यादा खतरा। टेस्ट शुरू होते ही रिएक्टर अस्थिर होने लगा। मशीनें चेतावनी दे रही थी और सारे मशीन्स के सेंसर लाल हो गए, लेकिन फिर भी टेस्ट को नहीं रोका गया। सभी सेफ्टी रूल्स का वायलेशन किया गया और सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए गए। एक के बाद एक सारे सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लगे, पर फिर भी उन्हें अनदेखा किया गया और एक के बाद एक सिक्योरिटी अलार्म को बंद किया गया। पर इससे रिएक्टर पूरी तरह बेकाबू होने की कगार पर आ चुका था। लियोनोव ने जब कंट्रोल पैनल देखा तो उसने देखा कि तो पावर एकदम से बढ़ रही है। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, सर, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एनाटोली ने कहा, जल्दी से इमरजेंसी शटडाउन करो। इमरजेंसी शटडाउन एक लाल बटन होता है जिसे J85 बटन भी कहते हैं। ये बटन सभी कंट्रोल रोड्स को वापस रिएक्टर में डाल देता है, जिससे रिएक्शन तुरंत रुक जाता है। पर वो जानते नहीं थे कि इस बटन के डिजाइन में एक फॉल्ट था। जब अकीमो ने वो बटन दबाया और उसके बाद जब कंट्रोल रोड्स दोबारा रिएक्टर के अंदर गई तो उनकी टिप्स ग्रेफाइट की थी। ग्रेफाइट की टिप्स होने की वजह से उसने रिएक्शन को रोकने की बजाय और तेज कर दिया। अगले कुछ सेकंड में रिएक्टर की पावर हजारों गुना बढ़ गई। करीब 1:23 और 40 सेकंड पर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी बिल्डिंग हिल गई। 1000 टन वजन की रिएक्टर की छत उड़ गई। लाखों टन गर्म रेडियो एक्टिव मलबा हवा में फैल गया। आसमान में नीली चमक उठी। लोग दूर से उस रोशनी को सुंदर चमक समझ रहे थे, लेकिन वो असल में उनकी मौत थी। आसमान में आग और धुएं का एक विशाल बादल उठा और उस आग के साथ उड़ा रेडियो एक्टिव धुआं, एक ऐसा जहर जो दिखता नहीं है, ना ही सुनाई देता है, पर एक इंसान को अंदर से ही मार देता है। कंट्रोल रूम में अंधेरा हो गया। बिजली चली गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे। एनाटोली भागकर बाहर आया। उसने देखा कि रिएक्टर की बिल्डिंग में एक बड़ा सा छेद था। छत गायब थी। आग की लपटें आसमान छू रही थी, पर एनाटोली ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि रिएक्टर फटा नहीं है, बस कुछ पाइप फटे हैं। रिएक्टर अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि इसे मानना ही नहीं था कि सोवियत टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा फॉल्ट हो सकता है। धमाके की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। प्रिप्यात शहर के लोगों की नींद खुल गई। बहुत से लोग अपने बालकनी में आए और देखने लगे कि क्या हुआ है। और दूर से आसमान में एक अजीब सी नीली रोशनी दिखाई दे रही थी, पर वो नहीं जानते थे कि ये नीली रोशनी मौत की रोशनी थी। वो थी चेरेनकोव रेडिएशन। जब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में तेजी से चलते हैं तो एक नीली चमक पैदा होती है। प्लांट में मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और वर्कर को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ लोग घायल हो गए, कुछ लोग जल गए। चारों तरफ चीखे और अफरा तफरी का माहौल था। रात के 2 बजे करीब पहली फायर ब्रिगेड पहुंची। प्रिप्यात शहर के फायर फाइटर्स जवान लड़के थे जिन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ एक मामूली सी आग है। उनके पास कोई खास सूट नहीं थे जो उन्हें रेडिएशन से बचा सके। उनके पास बस साधारण से फायर फाइटिंग गियर्स थे। उनका लीडर था लेफ्टिनेंट व्लादिमीर प्रोवेक, सिर्फ 23 साल का एक होनहार फायर फाइटर जिसकी शादी को सिर्फ अभी कुछ महीने ही हुए थे। उसकी पत्नी ल्यूडमिला गर्भवती थी। प्रोवेक और उसकी टीम बिना किसी डर के रिएक्टर की छत पर चढ़ गए और आग बुझाने लगे, पर वो जानते नहीं थे कि उस छत पर बिखरे हुए थे ग्रेफाइट के टुकड़े। कुछ ही घंटों में प्रोवेक और उसके साथी बीमार पड़ने लगे। उन्हें उल्टियां होने लगी और उनकी स्किन लाल हो गई। इसके बावजूद भी उन्होंने आग बुझाना नहीं छोड़ा। सुबह के 5 बजे तक सारी आग बुझ चुकी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 36 फायर फाइटर्स और वर्कर को तुरंत मॉस्को के हॉस्पिटल भेजा गया। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनका शरीर अंदर से जल रहा था। रेडिएशन ने उनकी कोशिकाएं
कोशिकाओं को अंदर से तोड़ दिया था। रेडिएशन पॉइजनिंग क्या होती है, चलिए समझते हैं। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आता है तो उसकी शरीर के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं टूटने लगती है। सबसे पहले असर होता है उन कोशिकाओं पर जो तेजी से बढ़ती है, जैसे स्किन, बाल, अंदर के अंग। इसलिए पहले ये लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उल्टी आना, दस्त होना, स्किन का जलना। फिर धीरे धीरे उस इंसान का इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, शरीर में इन्फेक्शन होने लगता है, खून बनना बंद हो जाता है, अंदर के अंग फेल होने लगते हैं और इंसान बहुत ही तकलीफ में धीरे धीरे मरने लगता है। अगले 2 हफ्तों में 28 लोगों की मौत हो गई। उनमें से ज्यादातर फायर फाइटर्स थे। व्लादिमीर प्रोवेक भी उनमें से एक था। उसकी पत्नी ल्यूदमिला रोज हॉस्पिटल जाती थी। वो अपने पति का हाथ पकड़कर रोती थी, पर डॉक्टर्स उसे छूने तक नहीं देते थे क्योंकि प्रोवेक का शरीर रेडियो एक्टिव था। 14 मई को प्रोवेक की मौत हो गई। उसे एक खास लेड के ताबूक में दफनाया गया ताकि उसके शरीर से रेडिएशन बाहर ना निकले। उसी दिन उसकी बेटी का जन्म हुआ, पर वह बच्ची सिर्फ 4 घंटे ही जी सकी। रेडिएशन ने उसे भी नहीं बख्शा। धमाके के तुरंत बाद जब सोवियत वैज्ञानिकों ने रेडिएशन लेवल चेक किया तो वो दंग रह गए। रिएक्टर के पास रेडिएशन इतना ज्यादा था कि उसे मापने वाले यंत्र काम करना बंद कर गए। इसका मतलब ये था कि रेडिएशन लेवल खतरनाक से हजारों गुना ज्यादा बढ़ चुका है। पर सोवियत सरकार के लिए ये बहुत ही शर्म की बात थी। कोल्ड वॉर के दौरान वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि सोवियत टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है। अगर ये खबर बाहर जाती तो सोवियत यूनियन की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसलिए शुरू के 36 घंटे तक सोवियत सरकार ने मानने से साफ इनकार कर दिया कि कुछ बड़ा हादसा हुआ है। प्रिप्यात शहर के लोगों को कुछ नहीं बताया गया। 26 अप्रैल की सुबह बच्चे स्कूल गए, लोग अपनी नौकरियों पर गए, लोग सड़कों पर घूम रहे थे, पर हवा में रेडिएशन था। हर सांस के साथ लोग जहर अपने अंदर ले रहे थे। 27 अप्रैल की सुबह स्वीडन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में अलार्म बजने लगे। वैज्ञानिकों ने देखा कि हवा में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है। उन्होंने तुरंत अपने प्लांट को चेक किया, परंतु वहाँ सब कुछ ठीक था। तो उन्होंने देखा कि ये रेडिएशन आखिरकार आ कहाँ से रहा है। उन्होंने हवा के रुख को देखा तो पता चल गया कि रेडिएशन पूर्व से आ रहा है, सोवियत यूनियन की तरफ से। 27 अप्रैल की शाम को सोवियत टीवी पर एक छोटी सी खबर दिखाई गई। चेर्नोबिल प्लांट में एक हादसा हुआ है, स्थिति काबू में है, पर यह सब झूठ था। 27 अप्रैल की सुबह आखिरकार प्रिप्यात शहर को खाली कराने का फैसला किया गया। लोगों से कहा गया, आप सिर्फ 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, इसलिए अपना सामान यहीं छोड़ दीजिए। बसों की एक लंबी कतार आई। पूरे 50,000 लोगों को कुछ घंटे में शहर से बाहर निकाला गया। बच्चे अपने खिलौने छोड़ गए, औरतें अपने बर्तन छोड़ गई। लोगों ने सोचा कि 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, पर वो 2-3 दिन कभी नहीं आए। आज भी प्रिप्यात शहर खाली है। कई लोगों के आंखों में आंसू थे। कुछ लोग पलटकर देख रहे थे अपने घरों को। उन्हें नहीं पता था कि ये आखिरी बार है जब वो अपने घर को देख रहे हैं। वो शहर जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी बसाई थी, जहाँ उनके बच्चों ने पहला कदम रखा था, जहाँ उनके सपने थे, वो शहर अब हमेशा के लिए छूट गया था। चेर्नोबिल से निकला रेडियो एक्टिव धुआं हवा में फैलता गया। हवा से लेकर ये पूरे यूरोप में फैला। पहले बेलारूस पहुंचा, फिर पोलैंड, फिर जर्मनी, फिर इटली। 10 दिनों में पूरे यूरोप का एक बड़ा हिस्सा रेडिएशन की चपेट में आ गया। किसानों को अपनी फसलें जलानी पड़ी, दूध पीना बंद करना पड़ा क्योंकि गाय रेडियो एक्टिव घास खा रही थी। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया। बारिश में भीगना खतरनाक हो गया क्योंकि बारिश के पानी में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे। बेलारूस सबसे ज्यादा रेडिएशन की चपेट में आया क्योंकि हवा ज्यादातर उसी तरफ गई थी। वहाँ के हजारों गाँवों को खाली कराना पड़ा। 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। आज भी बेलारूस में कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। यूक्रेन में भी हजारों लोग प्रभावित हुए। चेर्नोबिल के आसपास 30 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह खाली करा दिया गया। इसे एक्सक्लूजन जोन घोषित कर दिया गया, मतलब वो इलाका जहाँ कोई नहीं रह सकता है। बच्चों पर सबसे ज्यादा असर हुआ क्योंकि बच्चों की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती है और रेडिएशन का असर उन पर ज्यादा होता है। अगले कुछ सालों में हजारों बच्चों को थायराइड कैंसर हो गया। बहुत से बच्चे जन्म से ही विकलांग पैदा हो गए। कुछ बच्चों में दिल की बीमारी थी तो कुछ बच्चों में दिमाग की बीमारी थी। जानवरों पर भी बहुत असर हुआ। प्रिप्यात शहर में लोगों के पालतू जानवर छूट गए थे। कुत्ते, बिल्लियाँ, वो सड़कों पर भटकते रहे, अपने मालिकों को ढूंढते रहे, पर उनके मालिक कभी नहीं आए। सोवियत सरकार ने आदेश दिया कि इन सभी जानवरों को मार दिया जाए क्योंकि वो रेडियो एक्टिव हो गए थे। सैनिकों ने पूरे इलाके में घूमकर हजारों कुत्तों और बिल्लियों को मार दिया। ये भी एक बहुत दर्दनाक काम था। जंगली जानवरों पर भी असर हुआ। शुरू के कुछ सालों में बहुत से जानवर मर गए। जो बचे थे उनमें म्यूटेशन होने लगे, यानी उनके शरीर में अजीब से बदलाव आने लगे। कुछ चिड़ियाओं के पंख छोटे हो गए और कुछ जानवरों का रंग बदल गया। पर इस प्रकृति का एक अजीब नियम है, वो हर हाल में जीने की कोशिश करती है। धीरे धीरे जानवरों की नई पीढ़ियां रेडिएशन के साथ जीना सीखने लगी। आज एक्सक्लूजन जोन में भी भेड़िए, हिरन, जंगली सुअर और दूसरे जानवर रहते हैं क्योंकि वहाँ इंसान नहीं है तो जानवरों के लिए जगह बन गई। दुनिया की न्यूक्लियर सेफ्टी पर भी गहरा असर हुआ। दुनिया भर के देशों ने अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को दोबारा चेक किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने सख्त गाइडलाइंस जारी की। कुछ देशों
देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी से किनारा करने का फैसला किया। इटली ने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए। जर्मनी ने धीरे धीरे न्यूक्लियर एनर्जी कम करना शुरू कर दिया। चेरनोबिल ने दुनिया को सिखाया कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कितने भी ज्यादा ताकतवर हो पर उतनी ही खतरनाक भी है। एक छोटी सी भी गलती पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। धमाके के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब क्या करें। रिएक्टर अभी भी खुला पड़ा हुआ था। हर दिन लाखों क्यूरी रेडिएशन हवा में फैल रहा था। अगर इसे जल्दी बंद नहीं किया गया तो पूरा यूरोप खतरे में आ सकता है। सोवियत सरकार ने तुरंत हजारों लोगों को चेरनोबिल भेजा। इन लोगों को कहा गया लिक्विडेटर्स, यानी वो लोग जो इस आपदा को खत्म करने के लिए आए थे। इनमें सैनिक थे, माइनर्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे। कुल मिलाकर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस काम में हिस्सा लिया। ये लोग जानते थे कि ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बावजूद भी उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि दूसरे लोगों की जान बच सके। पहला काम था रिएक्टर में लगी हुई आग को बुझाना। इसके लिए हेलीकॉप्टर से रेत, मिट्टी, लेड और बोरोन के बोरे गिराए गए। सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स पायलट ने दिन रात काम किया। वो हेलीकॉप्टर को रिएक्टर के ठीक ऊपर से उड़ाते थे जहां रेडिएशन सबसे ज्यादा था। बहुत से पायलट्स बाद में बीमार पड़ गए। फिर सबसे खतरनाक काम शुरू हुआ, रिएक्टर की छत से रेडियो एक्टिव मलबा हटाना। रिएक्टर की छत पर ग्रेफाइट के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हर टुकड़ा इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव था कि उसके पास 2 मिनट खड़े रहना मतलब उसकी मौत पक्का थी। इस काम को करने के लिए पहले सोवियत इंजीनियर्स ने इंसानों की बजाय रोबोट्स को भेजा, पर रेडिएशन इतना ज्यादा था कि रोबोट्स काम करना बंद कर देते थे। उनकी माइक्रो सर्किट अंदर से जल जाती थी। तो आखिर में थक हार कर फैसला किया गया कि इंसानों को भेजा जाएगा। हजारों जवान सैनिकों को लेड के भारी सूट पहनाए गए। उन्हें बोला गया, वहाँ तुम सिर्फ 90 सेकंड रुक सकते हो। इस समय में जितना हो सके उतना मलबा उठाकर नीचे फेंक दो और फिर तुरंत नीचे आ जाओ। 90 सेकंड, बस 1.5 मिनट। इतने कम समय में इंसान भला कितना ही काम कर सकता है। एक एक करके सैकड़ों जवान लड़के उस रिएक्टर की छत पर गए। भारी लेड के सूट में, घुटन भरी गर्मी में, मौत के साए में उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए काम जारी रखा। उन्होंने फावड़े से मलबा उठाया और छत से नीचे फेंका और करीब 90 सेकंड बाद वो वापस आ गए। फिर उसके बाद दूसरा सैनिक गया, फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। ऐसे हजारों बार ये काम हुआ। इनमें से बहुत से सैनिकों की जिंदगी कुछ सालों में ही खत्म हो गई। कैंसर, दिल की बीमारी, लीवर की खराबी। पर उस वक्त उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की बल्कि हजारों लोगों की जान बचाई। इन सब के बाद शुरू हुआ फिर एक खतरनाक मिशन। रिएक्टर के नीचे पानी भर गया था। अगर पिघला हुआ रिएक्टर का कोर उस पानी में गिरता तो एक भयानक भाप का धमाका होता। इससे और भी ज्यादा रेडिएशन फैलता। 3 इंजीनियर्स ने एक बहुत ही बहादुरी का काम किया, एलेक्सी अनानको, वलेरी और बेरिस बरानो। इन तीनों ने डाइविंग सूट पहने और रिएक्टर के नीचे अंधेरे में रेडियो एक्टिव पानी में गए। उन्होंने वाल्व खोले और पानी को बाहर निकाला। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद आज आधा यूरोप खत्म हो जाता। लोग सोचते थे कि ये तीनों सिर्फ कुछ हफ्ते में मर जाएंगे, पर चमत्कार हुआ। तीनों बच गए और कई साल जिंदा रहे क्योंकि उन्होंने बहुत तेजी से काम किया था। फिर माइनर्स का काम शुरू हुआ। उस सुरंग में कूलिंग सिस्टम बनाना था ताकि रिएक्टर और ज्यादा गर्म ना हो। 10,000 माइनर्स बुलाए गए। ये माइनर्स ज्यादातर यूक्रेन और रशिया की खदानों से आए थे। उन्होंने रिएक्टर के नीचे एक सुरंग खोदी। गर्मी इतनी थी कि उन्होंने बिना कपड़ों के काम किया। रेडिएशन इतना था कि हर घंटे उनका डोज चेक करना पड़ता था। आखिरकार 3 महीनों में सुरंग तैयार हो गई। इन सभी लिक्विडेटर्स की मदद से आखिरकार चेरनोबिल पर काबू पाया जा सका, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। हजारों लोग बीमार पड़े, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और जो लोग बच गए थे उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। ये लोग असली हीरो थे, पर दुनिया में बहुत कम लोग इनके नाम को जानते हैं। उन्होंने अपनी जान देकर लाखों लोगों को बचाया। इनकी कुर्बानी को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अब तक आपने कई बार रेडिएशन शब्द सुना होगा, पर आखिर में रेडिएशन होता क्या है, चलिए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, हमारी दुनिया में हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी होती है जिन्हें परमाणु कहते हैं। कुछ परमाणु बहुत स्थिर होते हैं और कुछ परमाणु बहुत ही अस्थिर होते हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम। ये अस्थिर परमाणु अपने आप टूटते रहते हैं। जब ये टूटते हैं तो बहुत तेज रफ्तार से छोटे छोटे कण निकलते हैं। इन्हीं कणों को हम रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन ना तो दिखाई देता है, ना सूंघा जा सकता है और ना ही इसे हाथों से छुआ जा सकता है। जब ये रेडिएशन हमारे शरीर में घुसता है तो बहुत ही नुकसान करता है। हमारा शरीर बना है छोटी छोटी कोशिकाओं से। हर कोशिकाओं में डीएनए होता है जो हमारे शरीर का नक्शा होता है। रेडिएशन इस डीएनए को तोड़ देता है। जब डीएनए टूट जाता है तो कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाती है। या तो वो मर जाती है या फिर वो गलत तरीके से बढ़ने लगती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। रेडिएशन की मात्रा मापी जाती है एक यूनिट में, जिस
जिसे हम रैम या सीवर्ट कहते हैं। एक सामान्य इंसान का शरीर साल भर में लगभग आधा रैम रेडिएशन लेता है, सूरज से, धरती से, खाने से। ये बिल्कुल सेफ है। एक्सरे में लगभग 0.01 रैम रेडिएशन होता है, जो कि बिल्कुल सेफ है। पर चेरनोबिल में रिएक्टर के पास रेडिएशन लेवल था 20,000 रैम प्रति घंटा। इसका मतलब अगर कोई इंसान 1 घंटा वहाँ खड़ा रहा तो उसकी मौत पक्का थी। कुछ जगहों पर तो रेडिएशन इतना था कि सिर्फ 1 मिनट में उस इंसान की मौत पक्का थी। हादसे के कुछ महीने बाद सोवियत सरकार ने फैसला किया कि रिएक्टर को एक बड़े ढांचे से ढक देंगे ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले। इस ढांचे को नाम दिया गया सर्गोफेगस, जो एक पुराना शब्द है जिसका मतलब होता है ताबूत। 6 महीने में 30,000 वर्कर्स ने दिन रात एक करके एक विशाल कंक्रीट और स्टील का ढांचा बनाया। ये रिएक्टर के ऊपर बनाया गया था, इतना बड़ा कि पूरी बिल्डिंग ढक गई। लगभग 3 लाख वजन टन का ये ढांचा था और ये जल्दबाजी में बना था और रेडिएशन की वजह से मटेरियल कमजोर हो रहा था। धीरे धीरे सर्गोफेगस में दरारें आने लगी, बारिश का पानी अंदर जाने लगा। खतरा ये था कि यह ढह ना जाए, इसलिए 2016 में एक बेहतर नया ढांचा बनाया गया। इसे कहा गया न्यू सेफ कन्फाइनमेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और ये पूरा स्टील से बना है। ये इतना बड़ा है कि पेरिस की एफिल टावर बिल्डिंग भी इसके अंदर आ सकती है। इसे पुराने सर्गोफेगस के ऊपर स्लाइड करके लाया गया। आज चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन में रेडिएशन का लेवल बहुत कम हो गया है। ज्यादातर जगहों पर लोग अब कुछ घंटों के लिए जा सकते हैं। यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं गाइड के साथ, खास सूट पहनकर। प्रिप्यात शहर एक भूतिया शहर बन गया है। सड़कों पर घास उग आई है, बिल्डिंगों से पेड़ निकल गए हैं, स्कूलों में किताबें बिखरी पड़ी है। अम्यूजमेंट पार्क में जंग लग गया है जैसे कभी वो चला ही ना हो, क्योंकि पार्क खुलने के एक दिन पहले ही धमाका हो गया था। अंदर के घरों में लोगों का सामान वैसा ही रखा है, दीवारों पर फोटोज लगी हैं, रसोई में बर्तन हैं जैसे लोग अभी अभी गए हैं, पर वो करीब 33 साल पहले चले गए थे इस शहर को छोड़कर। सबसे मजेदार बात तो यह है कि प्रकृति वापस आ गई है। जानवरों की आबादी बढ़ गई है, भेड़िए, भालू, जंगली सुअर, हिरन सब यहाँ रहते हैं। चिड़िया चहचहाती है, जंगल घना हो गया है, क्योंकि इंसान नहीं है तो जानवरों ने इसे अपने लिए स्वर्ग बना लिया है। वैज्ञानिक भी अब इस इलाके में अध्ययन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि रेडिएशन का लंबे समय तक असर क्या होता है। कुछ जानवरों में म्यूटेशन देखे गए हैं, पर ज्यादातर जानवर नॉर्मल है। शायद प्रकृति ने उन्हें रेडिएशन के साथ जीना सिखा दिया हो। चेरनोबिल पावर प्लांट के बाकी के 3 रिएक्टर हादसे के बाद भी चलते रहे, क्योंकि सोवियत यूनियन को बिजली चाहिए थी। आखिरी में रिएक्टर 20वीं सदी में बंद हुआ। आज पूरा पावर प्लांट बंद है। हजारों वर्कर्स अभी भी वहाँ काम करते हैं, साफ सफाई का, मेंटेनेंस का। आज भी एक्सक्लूजन जोन में लगभग 2 बुजुर्ग रहते हैं अपनी मर्जी से अपने घरों में। चेरनोबिल सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक सबक है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो लिक्विडेटर्स जिन्होंने अपनी जान दे दी, फायर फाइटर्स जो बिना सोचे समझे आग में कूद गए, माइनर्स जिन्होंने रेडिएशन के लिए सुरंग खोदी, वो इंजीनियर्स जिन्होंने रेडियो एक्टिव पानी में डुबकी लगाई, ये सब गुमनाम हीरो है। इन्होंने अपनी जान देकर दूसरों लोगों की जानें बचाई है।